यह हमला वाकई हैरान करने वाला था। अनगिनत गोले ईशान की ओर उड़े और जयदेव और भावना हैनकॉक जैसे साथी गोलों से बचाव के लिए अपने जहाजों पर वापस कूद पड़े। जितने भी तोप के गोले गिर सकते थे उन्होंने मार गिराया। एक तोप का गोला जहाज के सामने की ओर उड़ता हुआ आया जहां ईशान था, और ऐसा लग रहा था कि इसके टकराने की संभावना है, लेकिन ईशान ने अपने हाथ कमर पर रखे और मगरमच्छ को घूरता रहा। मगरमच्छ ने गुस्से से घुरघुराहट की, उसका हाथ रेत में बदल गया और उसने अपनी रेगिस्तानी तलवार से सीधे खोल को काट डाला। अरे, मैं तुम्हें यहाँ दर्शक बनने नहीं लाया हूँ। ईशान ने संतुष्टि से मगरमच्छ का कंधा थपथपाया। बेहतर होगा कि तुम लड़ाई की चिंता करो। मगरमच्छ ने व्यंग्य किया, अगर तुम जवाबी हमला नहीं करोगे तो हमारा जहाज उनके पास पहुंचने से पहले ही उनके गोले से डूब जाएगा। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, वे भाग नहीं सकते। उसके बाद ईशान ने रायदीन और अन्य लोगों की ओर मुड़कर चिल्लाया, छोड़ो दोस्तों, इसे बाहर निकालो। हाँ। रेडेन, डोरोनी और कुछ ताकतवर लोगों ने उत्सुकता से जवाब दिया और फिर सीटी बजाते हुए वे जहाज के पिछले हिस्से से एक नहीं बल्कि नियो आर्मस्ट्रांग साइक्लोन जेट आर्मस्ट्रांग तोप लेकर आए। इस तोप के विशेष आकार को देखो। मगरमच्छ ने अजीब भाव से ईशान को देखा, यह तुम्हारा गुप्त हथियार है। ईशान वास्तव में काफी अवाक था। वह हमेशा से ही रायख तोप के आकार से बहुत असंतुष्ट रहा है और उसने वरुआ से इसे बदलने का आग्रह किया। लेकिन इस अवधि में वरुआ की उपलब्धियां इसके आकार और वजन को कम करने से ज्यादा कुछ नहीं थीं। हालांकि आकार के लिए उसने ईशान से कहा कि इसे बदला नहीं जा सकता है। तोप के किनारों पर अंडे वास्तव में सकारात्मक और नकारात्मक बिजली जनरेटर हैं। इन दो गेंदों के बिना रायख तोप बेकार है। यह ईयान का सबसे शर्मनाक क्षण था। उसे रायख बंदूक के बारे में हर किसी की शिकायत सुननी पड़ी। उसके पास पहले से ही पर्याप्त शिकायतें थीं। तोपखाने के प्रक्षेपवक्र को कैलिब्रेट करना शुरू करें। यह लड़का वरुआ इस बार साथ आया और थंडर तोप के हमले को खुद नियंत्रित करने के लिए उत्सुक था। हालांकि इस बार अंतर यह था कि ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू समूह के लोग उसे थूथन को समायोजित करने में मदद कर रहे थे। जब दुश्मन के जहाज पर थूथन बंद हो गया तो वरुआ ने उत्साह से फायर बटन दबा दिया। थूथन पर एक ज्वलंत नीला और सफेद प्रकाश द्रव्यमान संघनित होने लगा, जिससे चकाचौंध करने वाली रोशनी निकलने लगी। फिर जब प्रकाश की चमक अपने चरम पर पहुंच गई तो उसके साथ ही हवा में बिजली चमकने की आवाज भी हुई और वज्र भयानक गति से उड़ गया। जब ईशान ने देखा कि जर्मा के जहाज कुछ अजीब बड़े घोंघे थे तो उसे पता चला कि रायख तोप काम आ सकती है। वेगापंप के एक सहयोगी के रूप में मुझे कहना होगा कि वरुआ वाकई एक अद्भुत वैज्ञानिक है। थंडर तोप की शक्ति विनाशकारी है। अगर ईशान जमीन पर लड़ते हुए इसकी कमजोरी न पकड़ पाता और आसानी से उसका मुकाबला न कर पाता तो यह तय नहीं होता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। थंडर तोप को जहाज पर ले जाने में वरुआ ने बहुत समय और मेहनत बर्बाद की। हालांकि रायख तोप में कोई प्रतिक्षेप बल नहीं था, फिर भी उसका आयतन बहुत बड़ा था। इसके अलावा शरीर की सामग्री के रूप में लिकर आयरन ओर का उपयोग करने की आवश्यकता के कारण इसका वजन बहुत ज्यादा था, जिसे रायदीन और डोरोनी जैसे विशालकाय जहाजों को उठाना पड़ा। एक और बात यह है कि रायख तोप अपनी ऊर्जा के रूप में थंडरस्टोन का उपयोग करती है, बड़ी मात्रा में, इसलिए इसकी खपत बहुत अधिक होती है। हालांकि ये खामियां इस तथ्य को नहीं छिपा सकती कि थंडर तोप बहुत शक्तिशाली है। जब वरुआ इसे बना रहा था तो वह प्राचीन हथियार प्लूटो जैसा एक हथियार बनाना चाहता था। जब थंडर तोप ने आग उगली तो कई लोगों ने ईयान के जहाज पर प्रकाश की तेज किरणें दिखाईं।
लेकिन जज और उसके बच्चे कोई प्रभावी प्रतिक्रिया नहीं दे सके क्योंकि बिजली का प्रहार बहुत तेज गति से उन पर हुआ। जैसे ही उन्होंने दुश्मनों की तरफ से प्रकाश गोला निकलते देखा, बिजली रेजिमेंट पहले ही जर्मा बेड़े के स्थान पर पहुंच चुकी थी। जज के पास केवल सावधान रहने के लिए चिल्लाने का समय था और उन्होंने निजी और इचिजी के सिर को जमीन पर पटक दिया। हालांकि उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रकाश की किरण उनके किसी भी जहाज पर नहीं पड़ी, बल्कि बेड़े के केंद्र के नीचे समुद्र में गिरी। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया निशाना था। रायक तोप के प्रक्षेप पथ को सामान्य तोप की तरह ऊपर उठाने की जरूरत नहीं होती, हालांकि इसका थूथन थोड़ा नीचे की ओर था। इस तोप का प्रक्षेप्य लगभग एक सीधी रेखा में होता है और धनुषाकार हमला नहीं कर सकता। जब यह वज्र समुद्र पर गिरा तो वह तुरंत फट गया। लैंडिंग स्थल पर समुद्री जल सीधे वाष्पित हो गया, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र की सतह पर अचानक एक अवतल क्षेत्र उभर आया। इस अवतल क्षेत्र की स्थायी अवधि केवल एक पल थी और यह जल्दी से समुद्री जल से भर गया था, लेकिन इस समय किरण की फटने की शक्ति समुद्र के साथ संचारित हुई और सभी दिशाओं में फैल गई। इसे बयां करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सब पलक झपकते ही हो गया। जिस समुद्री सतह पर प्रक्षेपास्त्र गिरा, वहां बिजली का एक तेज विस्फोट हुआ और फिर जर्मा समूह के सभी घोंघा जहाज एक साथ उच्च वोल्टेज से झटके खा गए। घोंघों की दोनों बड़ी आंखें लगभग एक ही क्षण में बंद हो गईं और वे इस झटके से पूरी तरह से स्तब्ध हो गए। न केवल घोंघे, बल्कि इस क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मछलियां और छोटे समुद्री राजा भी पकने लगे, मजबूत बिजली से लकवाग्रस्त हो गए और फिर धीरे धीरे सतह पर तैरने लगे। इस हमले से जर्मा के घोंघे अचेत हो गए और समुद्र की सतह पर तैरने की उनकी क्षमता समाप्त हो गई। वे अपने ऊपर लदे अतिरिक्त भार को सहन नहीं कर सके और धीरे धीरे झुककर समुद्र में डूबने लगे। जब घोंघे डूब रहे थे तो उनकी पीठ पर भारी हथियारों से लैस सैनिक स्थिर खड़े नहीं रह सके। वे घबरा गए क्योंकि मंच नीचे खिसकने लगा और उनमें से सैकड़ों सैनिक ब्लूप की आवाज करते हुए पकौड़ों की तरह पानी में गिर पड़े। सारे घोंघे पलट गए और उनकी पीठ पर बनी इमारतें भी नहीं बच सकीं। पलटते ही वे अपने घोंघों के साथ तुरंत समुद्र तल में डूबने लगे। जब इतनी बड़ी वस्तु समुद्र में डूबती है तो उसके भीतर तुरंत एक भंवर उठती है जो समुद्र में तैर रहे सैनिकों को नीचे खींच लेती है। जज, रीजू और अन्य लोग यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह सब एक ही गोली से हुआ। सिर्फ एक ही वार में जर्मा ने अपने लगभग आधे जहाज खो दिए। यह दृश्य देखकर ईशान भी थोड़ा स्तब्ध रह गया। हालांकि उसे उम्मीद थी कि थंडर तोप के इस्तेमाल का असर बहुत अच्छा होगा, पर इतना नहीं। इस तरह के घोंघे के जहाज की एक अनोखी विशेषता है, यानी ये न सिर्फ समुद्र में चल सकते हैं बल्कि जमीन पर भी चलाए जा सकते हैं। इन्हें पानी और जमीन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पहाड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। रेड लाइन भी इन्हें रोक नहीं सकती। जर्मा ग्रुप इन घोंघों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है और इनमें गतिशीलता होती है। इसके अलावा इन घोंघों के खोल धातु के बने होते हैं। युद्ध के दौरान ये अपने शरीर को खोल में समेटकर एक मजबूत किला बना सकते हैं जो अपेक्षाकृत भारी क्षति को झेल सकता है। कई युद्धों में जर्मा 66 ने किसी भी नुकसान से बचने के लिए इन घोंघों पर भरोसा किया। हालांकि शक्तिशाली होने के बावजूद वे जीवित प्राणियों की कमजोरियों से बच नहीं सकते। जब समुद्र में ऐसी बिजली चमकती है तो ऐसे तत्वों के प्रति उनका प्रतिरोध कितना कमजोर होता है। इसके विपरीत यदि एक साधारण लकड़ी के जहाज पर भी इसी प्रकार का हमला होता है तो उसका प्रभाव वैसा नहीं होगा। किसी भी मामले में थंडर तोप ने इस बार अच्छा काम किया था
और एक ही वार में इसने जर्मन बेड़े को 2 हिस्सों में काट दिया और उनकी तोपखाने की आग बहुत कमजोर हो गई। बहुत बढ़िया, गोली चलाते रहो, ईशान खुश होकर चिल्लाया। उनके घने ठिकानों पर गोली चलाओ और उनके फॉर्मेशन को तोड़ दो। आखिरकार वरुआ अपनी थंडर तोप से जी भरकर फायर करने में कामयाब हो गया, इसलिए वह बेवजह उत्साहित लग रहा था। वह खुद को लगभग ड्रैगन हंटर पायरेट्स का सदस्य समझ रहा था, वरना वह वहां आता ही नहीं। विशेष रूप से जब उसे पता चला कि दुश्मन उसका पूर्व सहयोगी था जो वेगापंक्स ब्लडलाइन फैक्टर के साथ भाग गया था, तो वरुआ और भी अधिक उत्साहित हो गया। हालांकि उस समय वरुआ उसका सहकर्मी था, फिर भी जज के साथ उसका खूब झगड़ा हुआ। वह एक बेहतरीन वैज्ञानिक था, जज भी। वे प्रतिभाशाली वेगापंक की बराबरी नहीं कर सकते थे, लेकिन वे एक दूसरे से सहमत नहीं थे। उन्हें हमेशा लगता था कि वे एक दूसरे से बेहतर हैं। जब वे शोध संस्थान में साथ काम कर रहे थे, तब इस तरह की प्रतिस्पर्धा ज्यादा नहीं बढ़ी थी, लेकिन अब उनके अलग होने के बाद यह स्पष्ट रूप से सामने आने लगी है। आओ जज, दिखाओ हमें कि तुम्हारे पास क्या है। थूथन ठीक करते हुए वरुआ उत्साह से बोला, अब समय आ गया है कि मैं तुमसे बेहतर हूं। दूसरी गोली घनी भीड़भाड़ वाले इलाके में जाकर लगी। हालांकि जज ने पहले ही प्रतिक्रिया दे दी थी और अपने जहाजों को तुरंत अलग होने का आदेश दे दिया था, फिर भी घोंघे को एक दूसरे से दूर होने में समय लगा, जिसके कारण कई जहाजों पर दूसरे वार का हमला हुआ। यद्यपि इस प्रक्षेपास्त्र के परिणाम पहले वाले जितने नहीं थे, फिर भी यह जजों की आंखों से आंसू निकालने के लिए पर्याप्त था। जज के लिए हर घोंघा जहाज जर्मा साम्राज्य का हिस्सा है। बिजली से गिरे ये घोंघे समुद्र में फेंके जाने के बाद वापस नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि जर्मा 66 ने सीधे तौर पर अपने इलाके का एक हिस्सा खो दिया है। जज का दिल इस समय कितना दुख रहा होगा। वह हमेशा अपने राज्य की महिमा को पुनर्स्थापित करना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे यहाँ भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब वह इसे कैसे रोक सकता है? पिताजी, हमें क्या करना चाहिए? इचिजी ने अपने पिता से चिल्लाकर कहा, हमें उन्हें रोकना होगा, वरना जर्मा 66 का अंत हो जाएगा। धिक्कार है। जज ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है, जल्दी करो। बाकी सारे जहाज अब उनकी ओर दौड़ पड़े। निजी रीजू, निजी योजी, तुम चारों को बाहर जाकर उन्हें रोकना होगा। इस आदेश के साथ चारों ने अपने हाथ जमीन पर पटक दिए और अपने विशेष जूते लेकर कूद पड़े। उनके जेट जूते उन्हें अद्वितीय उछाल शक्ति प्रदान करते थे, जिससे वे हवा में ऊंची छलांग लगा सकते थे। फिर जब वे गिरने लगे तो उनके तैरने वाले उपकरण काम करने लगे और वे हवा में तैरने लगे। चारों लोग हवा में मंडराने के बाद तुरंत अपने पैर आगे बढ़ाकर आगे की ओर दौड़ने लगे। हर बार जब वे एक कदम आगे बढ़ते थे, तो वे एक बड़े हिस्से को आगे बढ़ाने में सक्षम होते थे और वे 20 मील से अधिक की छोटी यात्रा के बाद शीघ्र ही वहां पहुंच जाते थे। हालांकि जब वे यान के जहाज के पास पहुंचने वाले थे, तो पानी की एक पतली धारा अचानक फूट पड़ी, जिससे एक तीर बन गया और अद्वितीय शक्ति के साथ यह उनके नेता इचिजी की ओर सीटी बजाता हुआ चला गया। इचिजी चौंक गया और तुरंत हवा में घूम गया, लेकिन वह फिर भी उसे चकमा नहीं दे सका। इचिजी की कमर पर पानी का तीर लगा। पानी का प्रचंड बल तोप के गोले की तरह फटा। एक धमाके के बाद इचिजी का शरीर और ऊंचाई पर जा गिरा। बड़े भाई निजी और योंजी पीछे खड़े आश्चर्य से चिल्लाए। इचिजी कई बार हवा में लुढ़का और आखिरकार अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया। जिस जगह उसे पानी की गोली लगी थी वह तो ठीक थी, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था।
यह पहली बार था जब उसे इतनी क्षति हुई थी। नीचे देखने पर उसने एक मछुआरे को रोटी लिए समुद्र की सतह पर तैरते देखा। अगर वह जयदेव नहीं होता तो और कौन होता? इस समय जयदेव अपनी हथेली ऊपर की ओर धकेलने की मुद्रा में था। अभी अभी उसने ही इचिजी को पानी की गोली मारी थी। इस बूढ़े को अपना विरोधी बना लो। जयदेव ने सिर उठाकर कहा। जब ड्रैगन हंटर समुद्री डाकुओं ने ईशान के निर्देश पर जर्मन बेड़े पर हमला किया तो जयदेव पहले ही फिशमैन समुद्री डाकुओं के साथ पानी में कूद चुके थे। सच कहूं तो सिर्फ नौसैनिक युद्धों के संदर्भ में ही फिशमैन के पास बहुत से जन्मजात फायदे हैं। वे समुद्र के किसी भी स्तर पर आजादी से घूम सकते हैं। एक बार जब वे किसी मानव जहाज को डुबो देते हैं तो पानी में गिरे लोग अपनी ज्यादातर युद्ध क्षमता तुरंत खो देते हैं। जर्मन पक्ष के जहाजों की संख्या इयान पक्ष के जहाजों से कहीं ज्यादा थी। भले ही उनमें से कुछ रायख तोप से डूब गए हों, फिर भी बचे हुए जहाज इयान के बेड़े से कहीं ज्यादा थे। स्वाभाविक रूप से यही समय था जब फिशमैन पायरेट ग्रुप अपनी ताकत दिखा सकता था। जब मछुआरे सैनिक पानी में कूदे और जर्मा के घोंघा जहाजों के पास पहुंचे तो जयदेव पानी से बाहर निकले और विंसमो के परिवार के लोगों पर हमला करने में आगे बढ़ गए। जिनबे की पानी की गोली से घायल हुए इचिजी को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। दरअसल वे सभी संशोधित मानवों की श्रेणी में आते थे। जब वे पैदा हुए थे तो उनके रक्त संबंधी कारकों को आनुवंशिक संवर्धन के जरिए जैविक रूप से संशोधित किया गया था, इसलिए उनके मजबूत शरीर को जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उन्हें शक्तिशाली योद्धा बनने के लिए पाला गया था। जब जयदेव ने इचिजी पर वार किया तो उसका लड़ाकू जोश अचानक से बढ़ गया। जर्मा 66 ने पहले जिन युद्धों में हिस्सा लिया था उनमें अगर उसके भाई भी शामिल होते तो जीत दिलाने के लिए काफी होते थे। समय के साथ यह थोड़ा उबाऊ लगने लगा था, इसलिए वह लंबे समय से यह जानना चाहता था कि शिचिबुकाई का असली स्तर क्या होता है। हाँ 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 हाँ। एक जंगली हंसी के साथ इचिजी के जेट बूट तुरंत फट गए और आश्चर्यजनक गति से नीचे जयदेव की ओर झपटे। लात मारो इसकी गांड, बड़े भाई। यह देखकर निजी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने हाथ हिलाया और रीजू और योंजी को इयान के जहाज की ओर दौड़ जारी रखने का आदेश दिया। रीजू बिना कुछ कहे उसके पीछे चली गई, लेकिन जैसे ही वह जयदेव के पास से गुजरी उसने अपना सिर नीचे किया और उसकी ओर देखा। ऊपर देखते हुए ईशान ने आकाश में कुछ आकृतियां देखीं और कहा, वे आ रहे हैं, क्या आप में से कोई उनकी तस्वीर लेना चाहता है? आरव ने दोनों मुट्ठियां भींच लीं और लड़ाकू भाव से बोला, मैं एक से निपट लूंगा। जैसे ही उसने यह कहा आरव आग की लपटों में घिर गया और उसने आकाश पर मुक्का मारा। आग मुट्ठी, धमाका। ईशान ने इक्के के हाथ से निकली आग की लपटों का एक विशाल गोला देखा जो सीधे निजी पर आसमान में जा गिरा। ऐसा लग रहा था कि उसने निजी को अपना प्रतिद्वंदी चुनने की योजना बनाई थी। निजी अचानक हवा में रुक गया और अपना सिर पीछे की ओर झटका। इक्के की आग की मुट्ठी उसके सिर को पोंछती हुई उसके सामने उड़ गई, जिससे उसका चेहरा लगभग जल गया। निजी गुस्से से आग बबूला हो गई और तुरंत आरव की ओर बढ़ी। आरव मुस्कुराया और अपनी काउबॉय हैट पकड़े हुए ऊंची छलांग लगाई, लेकिन वह अपने बगल वाले जहाज के डेक की ओर कूद गया, जो फिशमैन जहाज था। इस समय जहाज पर मौजूद फिशमैन समुद्री डाकू पानी में कूद चुके थे। खाली डेक एस और निजी के लिए लड़ने के लिए एकदम सही जगह थी। मैं फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, साबो ने हल्के से मुस्कुराते हुए ईशान से कहा। अब जब जहाज पर काफी लोग आ गए हैं तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि मैं सतर्क रहूं। ईशान ने सिर हिलाया, वह साबो की चिंताओं को समझ गया।
इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर मगरमच्छ की ओर देखा। हम्फ। मगरमच्छ ने ईयान की आंखों में देखा और तुरंत समझ गया कि ईशान उसे कार्रवाई करने के लिए कह रहा है, इसलिए उसने अनिच्छा से सूंघ लिया और अपने समुद्री डाकू हुक को योंजी पर तान दिया। लड़के, नीचे उतरो। योंजी ने अपना लबादा फेंक दिया और कुछ नहीं कहा तथा मगरमच्छ की ओर दौड़ पड़ा। 4 बच्चों में से केवल रीजू ही बचा था। इसके बारे में सोचने के बाद ईशान ने भावना हैनकॉक से कहा, मुझे लगता है कि अगर मैं उससे निपट लूं तो बेहतर होगा। उसके पास एक मजबूत जहर है, मैं उसे अपने किसी भी दोस्त को जहर नहीं देने दूंगा। फिर यह राजकुमारी कुजा समुद्री डाकुओं को लेकर उनके जहाजों पर हमला करेगी। भावना हैनकॉक ने कहा। ठीक है। ईशान ने सिर हिलाया और हैनकॉक तुरंत अपने जहाज पर कूद पड़ी। 2 सांपों द्वारा खींची गई कुजा समुद्री लुटेरों की नाव बहुत तेज गति से घोंघा जहाजों की ओर बढ़ी। कहना होगा कि यह आवंटन बिल्कुल वाजिब है। जैसे ही कुजा पायरेट्स का जहाज घोंघा जहाजों के पास पहुंचा, फीके दिखने वाले विशाल घोंघे घबरा गए। जहाज को खींचने वाले 2 विशालकाय सांप बहुत ही भयंकर सी किंग जीव थे। उनका रूप देखकर घोंघों को डर लगना स्वाभाविक था, इसलिए घोंघों ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखें बंद कर लीं और छिपने के लिए अपने खोल में दुबक गए। परिणामस्वरूप जर्मन जहाजों की गतिशीलता तुरंत समाप्त हो गई। हालांकि जर्मन सैनिकों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और कुजा समुद्री डाकुओं पर हमला करने के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उनका स्वागत कठोर बाणों की भीषण वर्षा से हुआ। जब दोनों पक्षों के बीच नजदीकी लड़ाई शुरू हुई तो रीजू भी ईयान के जहाज के डेक पर हल्के से उतरा। उसके गुलाबी बालों ने उसकी दाहिनी आंख को ढक रखा था और उसका चेहरा बहुत गंभीर था। उसने ईशान से पूछा, यह संयोग नहीं है कि तुम सही समय पर प्रकट हुए? क्या तुमने ही इस तूफान को जन्म दिया था? सही कहा। ईशान ने सिर हिलाया, धीरे से अपना आसन नीचे किया, तलवार की मूठ पर हाथ रखा और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुमने जर्मा 66 ने मेरे इलाके पर तब हमला करने की हिम्मत की जब मैं द्वीप पर नहीं था, तो बदला लेने के लिए तैयार रहो। रीजू ने आंखें बंद कर लीं और हल्की सी आह भरी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने इनकार नहीं किया। दरअसल उसे लंबे समय से उम्मीद थी कि ऐसा दिन आएगा। रीजू की टीम संख्या 0 थी, वह जज की पहली संतान और उसका पहला प्रयोग है। दूसरे शब्दों में वह प्रोटोटाइप थी। पहली परीक्षण वस्तु के रूप में उसने न केवल अपने छोटे भाइयों जैसा अलौकिक शरीर प्राप्त किया, बल्कि उसने अपनी भावनाओं को भी बनाए रखा। जज के अनुसार ऐसे परिणामों को वास्तव में विफलता ही माना जाना चाहिए। जज को निजी और योंजी जैसे आदर्श योद्धा चाहिए थे, जिनमें कोई भावनाएं, कोई डर, कोई भावना न हो। दूसरे शब्दों में राक्षस, बशर्ते वे हर युद्ध जीतें। हालांकि रीजू जजों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी, लेकिन इसी वजह से वह चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाई। वह हमेशा अपने परिवार की वर्तमान स्थिति का आकलन करने में सक्षम रही है। हालांकि हत्या मशीनों के इस परिवार को भूमिगत दुनिया में कई लोगों द्वारा पूजा और भयभीत किया गया था, और इस वजह से इसे दुष्ट सेना का नाम भी मिला था। लेकिन रीजू जानती है कि इस तरह की प्रतिष्ठा के पीछे बहुत बड़े खतरे छिपे हैं। देरस्वेर इन अंतहीन युद्धों के कारण जर्मा 66 खुद पर ही विपत्ति ला देगा। और अब ईशान उभरते शिचिबुकाई को उकसाने के बाद उसका डर प्रकट हो गया है। भले ही आज जर्मा 66 का अंत हो, मैं भी उनके साथ मर जाऊंगी। रीजू का शरीर ऐसा सोचते ही हिल गया। वह थोड़ा नीचे झुकी और मुट्ठी भींचकर ईशान की ओर दौड़ी, मानो वह ईशान को मुक्का मारना चाहती हो। यह एक फंसाने वाली चाल है। ईशान ने तुरंत उसकी हरकत भांप ली। लड़ाइयों की संख्या बढ़ने के साथ
ईशान को कई विभिन्न विरोधियों का सामना करना पड़ा और उसका युद्ध अनुभव धीरे धीरे समृद्ध होता गया। जब वह ईशान की ओर दौड़ी तो उसके शरीर ने एक अविश्वसनीय गति की। आगे बढ़ते हुए वह 90 डिग्री के समकोण पर मुड़ी और सीधे ईयान के बाईं ओर जा गिरी। ईशान हैरान रह गया। यह हरकत उसकी उम्मीद से बिल्कुल परे थी। सौभाग्य से ईशान मानसिक रूप से तैयार था। नेन के मैदान में उसकी हलचल को भांपते ही वह तेजी से मुड़ा और अपनी तलवार निकालकर उस पर वार कर दिया। हालांकि ईशान को उम्मीद नहीं थी कि उसकी अचानक हरकत भी एक नकली हमला था। जब वह ईयान की तरफ मुड़ी तो उसी जगह ऊंची छलांग लगाई, फिर ईयान के सिर के ऊपर आकर अपने पैर से उसका सिर दबा दिया। यह निश्चित रूप से ऐसी क्रिया नहीं है जो मानव शरीर कर सकता है। रीजस की गतिशीलता को ईयान के नेन क्षेत्र में भी नहीं देखा जा सकता। ईशान के लिए उसका एन फील्ड बिल्कुल ऑब्जर्वेशन हकी जैसा ही हो गया, जो दुश्मन की गतिविधियों का पूर्वानुमान लगा सकता है, लेकिन इस तरह की भविष्यवाणी प्रतिद्वंद्वी के शरीर की छोटी सी हलचल से ही हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर प्रतिद्वंद्वी दाईं ओर बढ़ना चाहता है तो स्वाभाविक रूप से कंधे की गति होगी। यह एन फीड की धारणा में प्रवर्धित और वापस फीड हो जाएगा, जिससे ईशान को आने वाली चीजों का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी। लेकिन रीजू की हरकतें बिना किसी चेतावनी के सामने आईं, तो ईशान को तुरंत एहसास हुआ कि शायद यह जेट जूतों की क्षमता है। अगर भविष्यवाणी नाकाम हो जाती है तो बस एक ही रास्ता बचता है, प्रतिक्रिया की गति से लड़ना। खुशकिस्मती से ईयान की प्रतिक्रियाएं इतनी तेज हैं कि वे हमलावर गति को पल भर में रोक सकते हैं और उसका रुख तुरंत बदल सकते हैं। झलकती ब्लेड नई चांद। बैकहैंड रोटेशन के साथ ईयान के हाथों में सेनबोन जाकुरा ने एक सफेद अर्धचंद्राकार चाप बनाया और जिस समय रीजू का लंबा पैर ईयान के बालों को छू गया, ब्लेड सीटी बजाता हुआ उसकी दिशा में आया। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि ईयान की तलवार उसके पैर पर लगने वाली थी, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दूसरे पैर का इस्तेमाल करके आगे आने वाले को लात मारी, जिससे ब्लेड सीधे दूर जा गिरा। रीजू जोर से जमीन पर गिरे और ईशान पर वार करने में असफल रहे, लेकिन यही बात ईशान के लिए भी लागू होती है। जर्मन वैज्ञानिक सेनाएं इतनी कमजोर तो नहीं थीं। रीजू ने अब जो दिखाया वह था जेट जूतों की गतिशीलता की प्रभावशीलता। रीजू ईशान से 2 या 3 मीटर दूर उतरा। ईशान अपनी तलवार पकड़े हुए था और उसने उसका पीछा करने का अवसर नहीं लिया, बल्कि उसे एक सम्मानजनक भाव से देखा। उन्होंने पाया कि वे अभी भी जर्मस की वैज्ञानिक शक्ति को कम आंक रहे थे। उनके तकनीकी उपकरणों से जो कुछ निकला वह उनकी पिछली शारीरिक युद्ध क्षमता से अलग था। मूल रूप से ईशान ने सोचा था कि मरीन 6 पावर्स रोकुशिकी शारीरिक युद्ध का सर्वोच्च प्रतिनिधि है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जर्मा 66 की संशोधित बॉडीज कुलीन मरीन्स से ज्यादा उन्नत होंगी। जब रीजू ने ईयान के ब्लेड को साइड से लात मारी तो ईशान को बहुत मजबूत प्रभाव महसूस हुआ, जो कि जेट शूज द्वारा लाया गया शक्तिशाली बोनस प्रभाव होना चाहिए। ईशान ने उसके पहने हुए बख्तरबंद सूट को ध्यान से देखा और उसने पाया कि जूते और दस्ताने के अलावा उसके पास कुछ और भी चीजें थीं जो ध्यान देने योग्य थीं। सबसे पहले पीछे का लबादा। जब उसने इन बच्चों को ध्यान से देखा तो उसने पाया कि उन सभी के पास एक था, लेकिन उसके लबादे का आकार अनोखा था, तितली के पंखों जैसा। एक और बात जो समान है वह यह है कि वे सभी हेडफोन पहने हुए थे, जिसके बारे में ईशान का मानना है कि यह भी सशस्त्र सूट का हिस्सा हो सकता है। यदि जेट जूतों की तरह इन गियर्स का भी अप्रत्याशित उपयोग हो तो ईशान को सावधान रहना होगा। निष्पक्षता से कहें तो वास्तव में
विंसमो के परिवार के 4 बच्चे व्यक्तिगत युद्ध शक्ति के मामले में शिचिबुकाई के साथ कभी भी तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके शक्तिशाली वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण इस कमजोरी की भरपाई करते हैं। फिर आओ। ईशान थोड़ा उत्सुक हुआ और अपनी उंगलियां फंसाते हुए बोला। रीजू ने बिना कुछ कहे ईशान की ओर देखा, और जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, उसके जूते के तले से निकले बुलबुले ने तुरंत उसे एक मजबूत प्रतिक्षेप बल दिया और उसे तुरंत ईशान के पास ला दिया। मुझे नहीं पता कि यह आनुवंशिक है या नहीं, लेकिन उसे किक से लड़ना पसंद है। जब वह ईशान की ओर दौड़ी तो उसने ईशान को मारने के लिए तेजी से अपना घुटना उठाया। जब ईशान ने पीछे हटने की कोशिश की तो उसने उसका पीछा किया और अपना लंबा पैर घुमाया। इस बार ईशान ने सेनबोनजाकुरा से सीधे आने वाले हमले की ओर वार किया। नतीजतन जब ब्लेड और उसका लंबा पैर टकराया तो धातु के कटने की आवाज के अलावा कुछ नहीं हुआ। रीजू की त्वचा पर किसी भी तरह के नुकसान का कोई निशान नहीं दिखा। जेट शूज के सक्रिय होने पर एक्सिस को सहारा देने वाला दूसरा पैर हवा में घूम गया और इयान की गर्दन की ओर एक और किक के साथ बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर हवा में तैर रहा था और तेजी से घूम रहा था। फिर एक और जोरदार किक के साथ समाप्त हुआ। यह एक ऐसी क्रिया थी जो सामान्य लोग आसानी से नहीं कर सकते। यह पाते हुए कि साधारण हथियार रीजू के शरीर के लिए कोई उपयोगी नहीं थे, ईशान ने तुरंत अपने ब्लेड को हार्डनिंग हकी से लपेटा और फ्लाइंग किक को रोक दिया। उसका मौजूदा बुशोशोकु हकी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर था। इस बार आखिरकार यह काम कर गया। जवाबी हमले के दौरान इयान के ब्लेड ने रीजू की पिंडली काट दी, लेकिन इयान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कठोर ब्लेड से केवल उसकी पिंडली पर ही दरार आई। ईशान द्वारा वार किए जाने के कारण रीजू के चेहरे पर दर्द का भाव था, लेकिन उसने दांत पीसते हुए जेट शूज को सक्रिय किया और इयान की ठोड़ी की ओर अपना पैर हवा में उठा लिया। ईशान ने इससे बचने के लिए अपना सिर उठाया, लेकिन रीजू ने इस मौके का फायदा उठाया और ईशान को बहुत करीब से मुक्का मारा। ईशान ने अपना बायां हाथ ब्लेड के शीर्ष पर रखा और रीजस के मुक्के को रोकने के लिए तलवार को ऊपर उठाया, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि रीजस की मुट्ठी से अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली बल फूट पड़ा, जिसने उसे पीछे की ओर धकेल दिया और वह 10 मीटर से अधिक दूर तक फिसल गया। शॉकवेव। ईशान चकित था। क्या ये उसके दस्तानों का खास असर है? कितना आश्चर्य! उस वक्त ईशान को एहसास हुआ कि सिर्फ अपनी ताकत पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा। चाहे वो जेट किक्स हो या उसके दस्तानों की शॉकवेव, ये सब थोड़ा परेशान करने वाले जरूर थे, लेकिन ईशान के लिए खतरा पैदा करने के लिए काफी नहीं थे, क्योंकि उसकी ताकत अब आसमान छू रही है। अपना सिर घुमाकर ईशान ने दूसरी तरफ आरव और निजी के बीच की लड़ाई पर नजर डाली और पाया कि वह ऐस की प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं थी। कई दिनों बाद आरव ईशान के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लाया। उसने उसे उसकी पुरानी लौ दिखाई, जो अब नारंगी लाल नहीं बल्कि धधकती सफेद और थोड़ी नारंगी थी। ईशान को पता है कि इसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है कि इक्के की लौ का तापमान अंतःगहन अभ्यास के तहत बढ़ा दिया गया है। आरव ने व्हाइटबर्ड पायरेट्स छोड़ने से पहले इयान की सलाह सुनी, जिससे ईशान बेहद खुश हुआ। दूसरे शब्दों में, वर्तमान आरव मूल कहानी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है, जिसके कारण निजी को इतने अधिक तापमान वाले आरव के खिलाफ लड़ने में परेशानी हुई। शायद विंसमोक परिवार के सारे शरीर स्टील के बने हैं, इसलिए साधारण ब्लेड और गोलियां उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन तेज गर्मी इस स्टील के शरीर की जान है। निजी ने आरव से कुछ देर तक लड़ाई की, उसके कपड़े लगभग जल गए थे। धिक्कार है, धिक्कार है। निजी दांत पीसते हुए आरव की ओर दौड़ा।
इस समय उसके आधे स्टाइलिश बाल जल चुके थे और आगे का हिस्सा गंजा था। इसके विपरीत आरव ठीक लग रहा था। हालांकि निजी एस के शरीर पर कुछ वार करने में सक्षम था, आरव फुर्तीला था। कई तरह के तीखे हमलों के साथ निजी को समय समय पर अपने जेट जूतों की मदद से उछलकूद करनी पड़ रही थी। आरव के अलावा जयदेव के साथ भी यही हुआ। हालांकि जयदेव और इचिजी के बीच की लड़ाई में एक पानी में था और दूसरा हवा में जयदेव का पलड़ा भारी था। जब ईशान ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि जयदेव इचिजी के शक्तिशाली दस्तानों पर कराटे का मुक्का चला रहा है। काराकुसागावारा सेकेन बनाम जर्मस शॉकवेव। नतीजा यह हुआ कि इचिजी को जयदेव ने गोली मार दी और वह उड़ गया। शरीर को स्थिर करने से पहले वह हवा में कई बार लुढ़का। जहां तक क्रोकोडाइल और योंजी के बीच की लड़ाई की बात है तो इसमें कोई खास बात नहीं थी। एक तो यह कि क्रोकोडाइल ने खुद को लड़ाई में समर्पित नहीं किया और दूसरा यह कि समुद्र में लड़ाई के माहौल ने उसकी क्षमताओं को सीमित कर दिया था, लेकिन फिर भी योंजी उसे हरा नहीं सका। यह एक संतुलित मुकाबला था। इसलिए ईशान ने एक निर्णय लिया। रक्त कारकों को नियंत्रित करके बनाए गए इन बच्चों की ताकत शिचिबुकाई की तुलना में थोड़ी कम है। वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों की मदद से वे उन्हें कुछ लाभ दे सकते हैं, लेकिन अगर लड़ाई थोड़ी देर तक चलती है तो वे निश्चित रूप से हार जाएंगे। हालांकि यह कहना अनुचित होगा कि जर्मा समूह कमजोर है। और तो और ईशान और उसके साथी रीजू और उसके भाइयों के खिलाफ एक जबरदस्त स्थिति में नजर आते हैं, लेकिन अगर ईशान जयदेव और बाकियों को साथ नहीं लाता तो उसे अकेले ही उनसे निपटना पड़ता। उस वक्त ईशान को कुछ मददगार लाने जितना आसान नहीं लगेगा, है ना? इसके अलावा उन चारों को देखकर ईशान को अंततः यह पता चल गया कि जर्मस की तकनीक की असली ताकत क्या थी। शिचिबुकाई कितने हैं? कुल मिलाकर 8 लोग, जिनमें त्यागी चाचा कुणाल भी शामिल हैं, और शिचिबुकाई के रूप में उन सभी के पास उल्लेखनीय स्तर की शक्ति है, लेकिन फिर भी यह धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उनके कई अनुभवों को दोहराया नहीं जा सकता। और जर्मा ग्रुप का क्या? वे शिचिबुकाई स्ट्रेंथ के सिर्फ 4 लोग ही हैं। जी हाँ, जर्मा टेक्नोलॉजी की असली ताकत यह है कि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है। सोचिए, अगर शिचिबुकाई के आसपास ऐसी 10 लड़ाकू शक्तियां होती तो क्या होता? 100, 1000, क्या 10,000? क्या होता? यह बात समझकर ईशान खुद को भयभीत महसूस करने से नहीं रोक पाया। कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी शक्ति पर हाथ रखना चाहते हैं या उसकी नकल करने की कोशिश भी करते हैं। अनगिनत शक्तिशाली उपकरण बनाने वाली इस तरह की काली तकनीक से कौन मोहित नहीं होगा? यह पूरी दुनिया को जीतने का सबसे आसान तरीका है। यह देखकर कि आरव और जयदेव अपनी लड़ाई का नतीजा तय करने ही वाले थे, ईशान को लगा कि अब गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। हालांकि उसे जर्मन के हथियारबंद सूट में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन अभी उसे ढूंढने का समय नहीं था। ध्यान लगाओ ईशान, अपनी योजना जल्द से जल्द पूरी करो। यह सोचते ही यान की आभा अचानक बदल गई। उसकी नजर रीजू पर टिक गई, जो झुककर अपनी तलवार पकड़े हुए था। इस समय रीजू को ऐसा लग रहा था मानो वह एक मेमने की तरह है जिसे एक खतरनाक भूखे भेड़िए ने निशाना बनाया है। जब यान की हत्या की मंशा ने उसे मजबूती से जकड़ लिया तो ईशान बाहर निकल गया। उसका शरीर एक बहती हुई रोशनी में बदल गया जो रीजू की ओर चमक रही थी। जैसे ही उसे लगा कि वह बच नहीं सकती, उसने दांत पीसकर जवाबी हमला किया। उसने भी अपनी चाल चली और दौड़ते हुए अजगर पर लात मारी। इस समय वह बिजली की तरह चमक रही थी। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्मैश है,
जेट जूतों में छिपा हुआ तुरुप का पत्ता। हालांकि इयान की गति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा तेज थी। जब उसका पैर आधा उठा तो ईशान उससे आगे निकल चुका था। ईशान रुक गया और उसके हाथ में सेनबोन जाकुरा लहराता रहा। तभी सेनबोन जाकुरा इयान के हाथ में घूम गया और धीरे से म्यान में घुस गया। ब्लेड का गार्ड म्यान से टकराया, जिससे हल्की सी क्लिक की आवाज आई। इस आवाज के साथ ही रीजू ने अपनी पीठ उसकी ओर कर ली थी और उसकी छाती पर अचानक उभरे घाव से एक फुहार फूट पड़ी। रीजू डरी हुई मुद्रा में धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा है। आज के ईशान यानी नए शिचिबुकाई को सर्वोच्च स्तर का माना जा सकता है। तो क्या हुआ अगर रीजू का शरीर स्टील का बना होता? उसके लिए सही मात्रा में ऊर्जा से सब कुछ काटा जा सकता है। तुम सच में बहुत बेरहम हो। क्या तुम्हें उस बेचारी पर इतना अत्याचार करना पड़ा? राघव चौहान अपने ऑब्जर्वेशन हकी के जरिए पीछे से लड़ाई देख रहा था। इसी दौरान वो पास आया और ईशान को देखकर मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैंने उसे नहीं मारा, वो वार बहुत ही उथला था। ईशान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस समय आरव और निजी को भी विभाजित किया गया और विजेता का फैसला किया गया। पायरोबर्स्ट। ऐस की दहाड़ के साथ एक सर्पिला का आग का गोला निजी के पेट से टकराया और वह आग का गोला तुरंत फट गया और उसके पूरे शरीर को निगल गया। आग बुझने के बाद निजी झुलसकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से अभी भी काला धुआं निकल रहा था। उधर जयदेव ने भी इचिजी को समुद्र में गिरा दिया और इससे पहले कि वह फिर से उड़ पाता, जयदेव ने उसके शरीर को सीधे समुद्र की तलहटी में खींच लिया और फिर एक और 1000 टाइल ट्रू पंच के साथ उसे और गहराई में फेंक दिया। इचिजी का शरीर बहुत तेज गति से उछलकर समुद्र तल पर चट्टानों से टकराया। जिस समय उसे चोट लगी उसी समय उसके शरीर में बहुत सारा पानी घुस जाने से उसका दम घुट गया। समुद्र के भारी दबाव में इचिजी अब और प्रतिरोध नहीं कर सका और जल्द ही बेहोश हो गया। जयदेव ने वास्तव में इचिजी को डुबो दिया। उसके बाद जयदेव ने उसे धीरे धीरे पानी की सतह पर खींचा और फिर नाव पर फेंक दिया। दोनों बड़े भाई और बड़ी बहन कुछ ही मिनटों में हार गए। योनजी, जो मगरमच्छ से लड़ रहा था, को एहसास हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी कितना शक्तिशाली है, इसलिए उसने युद्ध से अलग होने का अवसर पाया और जर्मा बेड़े की ओर उड़ चला। मगरमच्छ ने उसका पीछा नहीं किया। वह इयान की नाव के पास लौट आया और नाराज भाव से बोला, क्या बस इतना ही काफी है? हाँ हाँ। ईशान ने मगरमच्छ का कंधा थपथपाया और बोला, मैं कह सकता हूं कि यह रेत का पुराना थैला बहुत अच्छा अभिनय कर सकता है। हाँ, योनजी को मगरमच्छ से निपटना पड़ा, जो शुरू से ही इयान की योजना थी, क्योंकि वह भाइयों में सबसे कमजोर लग रहा था और ईशान को संदेह था कि ऐसा होगा। इस तरह न्यायाधीश को प्रकट होना चाहिए, है ना? योनजी को छोड़कर विंसमो के परिवार के सभी बच्चे पकड़ लिए गए। इचिजी डूब गया, निजी जल गया और रीजू इयान के ब्लेड से गिर गया। यह कहा जा सकता है कि यह जीत आसान थी। जब तीनों सदस्यों को पकड़कर इयान के जहाज पर फेंक दिया गया तो राघव चौहान आया और अपनी तलवार निकालकर उन तीनों पर जोरदार गुरुत्वाकर्षण लगाकर उन्हें कैद कर लिया। फिर राघव चौहान ने बोलना शुरू किया, थोड़ा अजीब लग रहा है। जब वे हमारे द्वीप पर थे तब उनसे निपटना अब से ज्यादा मुश्किल था। या मैं भ्रम में हूं? ईशान ने रीजू की तरफ देखा, लेकिन फुजितोरा के सवाल का जवाब नहीं दे पाया। उसे सचमुच इसमें कुछ अजीब सा लगा। जब वह ट्रावोल्टा पर थी तो उसने अपनी विष प्रतिरोधक क्षमता का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या वे निराश महसूस कर रहे थे या वे कुछ छिपा रहे थे?
लेकिन वे क्या छिपा रहे होंगे? तभी ऋतु वहां आ गई। उसने इस समय अपनी काउबॉय हैट नहीं पहनी थी, बस एक धूप का चश्मा उसके बालों पर लटका हुआ था, और उसने ईशान को अपनी बाहों में भरकर कहा, मुझे नहीं पता कि तुमने WENP की बच्चों वाली किताब देखी है या नहीं, लेकिन जरा संभल कर रहना। ओह, WENP? तुम क्या कह रहे हो? ईशान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। विश्व अर्थव्यवस्था समाचार पत्र। ऋतु ने बताया, जब से मुझे पता चला कि आप जर्मा समूह पर हमला करना चाहते हैं, मैंने उनके बारे में कुछ जानकारी विशेष रूप से जांची। WENP में बहुत समय पहले एक लोकप्रिय कॉमिक स्ट्रिप प्रकाशित हुई थी। यह जर्मा 66 की दुष्ट सेनाओं और समुद्र के योद्धा नायक सोरा के बीच युद्ध की कहानी कहती है। कहा जाता है कि यह कहानी मरीन नायकों के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। हालांकि हर बार इसका अंत मरीन की जीत के साथ होता है, फिर भी लगभग हर कहानी में दुष्ट सेना जर्मा 66 दुष्ट तरीकों से हीरो सोरा को एक विकट परिस्थिति में धकेल देती है, जिससे पता चलता है कि उनकी रणनीतियां कितनी आश्चर्यजनक थीं। इसलिए अगर उनकी कहानियां वाकई जर्मा 66 की सच्चाई बयां करती हैं, तो यह उतना आसान नहीं होगा जितना लगता है। क्या तुम्हें चिंता है कि वे क्या योजना बना रहे होंगे? यह सुनकर ईशान ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी को छुआ और ऋतु से पूछा, मैं तो बस तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। ऋतु ने मुस्कुराते हुए कहा। ईशान ने सिर हिलाया और चुप हो गया। रॉबिन का इशारा समय पर था, जिससे ईशान और सतर्क हो गया। हालांकि इयान की योजना में वह शुरू से ही जर्मा को जाने देने की योजना बना रहा था। पलटकर उसने राघव चौहान से पूछा, क्या अब भी आओकीजी की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई है? नहीं, वो तो दूर से देख रहा है। राघव चौहान ने सिर हिलाया। हाँ, जब ईशान और अन्य लोग जर्मा 66 को रोकने के लिए समुद्र में गए, तो आओकीजी ने अभी भी दूर से उनका पीछा किया, लेकिन इस बार क्योंकि राघव चौहान उनके साथ था, उसने तुरंत उसके अस्तित्व को महसूस किया। जो लोग अवलोकन हकी में विशेषज्ञता रखते हैं, उनके लिए, और जब ऐसी शक्ति चरम सीमा तक पहुंचती है, तो यह अलग अलग विशेषताएं प्रदर्शित करेगी। फुजिटोरस हकी की विशेषता एक अद्वितीय विस्तृत परास है। वह बाह्य अंतरिक्ष में उल्कापिंडों को भी देख सकता था। इतनी विशाल परास में आओकीजी स्वाभाविक रूप से अपनी धारणा से बच नहीं सकता। हालांकि फुजिटोरा के केनबुनशोकु हाकी दूर स्थानों तक पहुंच सकते थे, लेकिन बहुत सूक्ष्म नहीं। उसी तरह स्वाभाविक रूप से एनेल की तरह एक अच्छा केनबुनशोकु हाकी है, जो एक द्वीप पर हर जगह लोगों की आवाज सुन सकता है, और अन्य जो भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं, और इसी तरह। ऐसी घटना केवल चरम क्षमताओं तक पहुंचने के बाद ही दिखाई दे सकती है। दुर्भाग्य से राघव चौहान के बारे में आओकीजी की अज्ञानता ने उसे अपना ठिकाना बताने के लिए प्रेरित किया, और ऐसी परिस्थितियों में ईशान को पता चला कि मरीन ने समूहबद्ध शिचिबुकाई की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आओकीजी को भेजा था। बस पीछे से उन पर नजर रखो, लेकिन ईशान को अब भी ज्यादा परवाह नहीं है। भले ही आओकीजी उनका पीछा न कर रहे हों, इन शिचिबुकाई का ठिकाना पहले ही उजागर हो चुका है। ईशान नहीं चाहता कि आओकीजी के साथ कोई टकराव हो, जिससे अतिरिक्त चर पैदा हो, इसलिए उसे पीछे छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि क्योंकि ईशान को यकीन नहीं है कि सेनगोकू ने उसे क्या आदेश दिया था, जर्मा अभी भी विश्व सरकार गठबंधन का एक सदस्य देश है, यह गारंटी देना मुश्किल है कि मरीन उनकी रक्षा के लिए आगे आएंगे या नहीं। इसलिए जब ईशान ने हमले का आदेश दिया, तो उसने चाचा राघव चौहान को इसमें शामिल नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें आओकीजी से बचाए रखा। अगर उसने दखल देने की सोची, तो राघव चौहान उससे निपट लेंगे।
हालांकि जब लड़ाई शुरू हुई और चरम पर पहुंची, तब भी आओकीजी ने कोई हलचल नहीं की, जिससे ईशान को राहत मिली। ईशान को यह नहीं पता था कि जब वे आओकीजी के बारे में बातें कर रहे थे, तो डेक पर लेटे हुए रीजू ने उनकी बातचीत सुन ली थी। दोनों के बीच बातचीत बहुत शांत थी, लेकिन चारों बच्चे महामानव जैसे थे। आओकीजी, मरीन के 3 एडमिरलों में से एक। रीजू ने आंखें बंद कर लीं और हिली नहीं, लेकिन वह निराश थी और मन ही मन सोच रही थी, मरीन का एक एडमिरल भी दखल नहीं दे सकता। पिताजी, आप क्या करना चाहते हैं? दरअसल इयान का जर्मन लोगों से सामना पहली बार हो रहा था, इसलिए उसे अंदाजा नहीं था कि चारों बच्चों के शरीर न सिर्फ मजबूत थे, बल्कि उनमें इतनी मजबूत सहन शक्ति भी थी। हालांकि उसने रीजू को जोर से मारा था, लेकिन यह कोई जानलेवा चोट नहीं थी, बस उसकी लड़ने की क्षमता कम हो गई थी। दूसरों के लिए ऐसी चोट वाकई बेहोश कर सकती थी, लेकिन इतनी मजबूत लड़की के लिए यह इतना बुरा नहीं था। इस समय वह चुपचाप बैठी रही और उसका घाव भरने लगा था। न केवल वह बल्कि उसके भाई भी इस समय अपनी गतिशीलता पुनः प्राप्त कर चुके हैं।